हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का जीके की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 20 प्लस मैथ बोर्ड प्रश्नों को लगाने वाले हैं, जो कि यूपी टेट और टेट एग्जाम्स और सुपर टेट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आप भी लगाइए और देखिए कि कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। और वीडियो देखने के लिए नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की। दोस्तों, आपको स्थायी बंदोबस्त प्रणाली मिल जाए या जमींदारी प्रथा मिल जाए या इस्तेमारी प्रथा मिल जाए तो दोस्तों आप उससे कंफ्यूज ना होइएगा, ये स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के ही नाम है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रणाली की शुरुआत किसने की, आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की। और इस प्रणाली की शुरुआत कब की, तो 1793 ईस्वी में की गई। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों किन किन राज्यों में लागू हुई तो ये भी ध्यान रखिएगा, बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा, इन तीनों राज्यों में जो है ये स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 2 है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है, गोरखपुर, वाराणसी, बलिया या गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। दोस्तों आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दिया है डी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर शहर में जो है दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसी के कार्यकाल के दौरान इन सेवाओं को जो है चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में कर दी गई, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड वेलेस्ली। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही, लॉर्ड मेयो वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में कर दी गई। दोस्तों लॉर्ड मेयो जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण कर रहा था तो वहां पर एक अपराधी द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। और दोस्तों साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा कि भारत में अंग्रेजों के समय पहली जनगणना का जो श्रेय जाता है वो लॉर्ड मेयो को ही जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था, मद्रास प्रेसिडेंसी में, बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी या फिर बंगाल प्रेसिडेंसी। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है सी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी पर लागू किया। दोस्तों सबसे पहले रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास पर लागू किया गया, ये ध्यान रखिएगा। कब लागू किया गया दोस्तों, तो ये भी ध्यान रखिएगा 1792 ईस्वी में कर्नल रीड द्वारा। और इसके बाद दोस्तों 1920 में जो है टॉमस मुंडो आ जाता है, जो कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था मद्रास पर लागू करता है। दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा कि मद्रास और मुंबई तथा असम में रैयतवाड़ी जो है व्यवस्था लागू हो जाने पे 51% भाग पर जो है दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें दोस्तों जो भू राजस्व होता है वो डायरेक्ट किसानों से लिया जाता है। किसानों से जो राजस्व लिया जाता है, भू राजस्व, वो 1/2 भाग लिया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व की सबसे बड़ी व खारे पानी की झील का नाम है, बैकाल झील, टिटिकाका झील, कैस्पियन सागर झील या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दिया है सी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही, क्षेत्रफल और आयतन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी झील यूरेशिया की कैस्पियन सागर झील है। ठीक है दोस्तों, इसका जो है सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगर दोस्तों पूछा जाए कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है तो बैकाल झील, विश्व की सबसे गहरी झील जो है दोस्तों वो बैकाल झील है। ठीक है दोस्तों, और विश्व की सबसे बड़ी व खारे पानी की झील कैस्पियन सागर झील है। क्वेश्चन नंबर 6 है, झीलों की वाटिका किसे कहा जाता है, फिनलैंड को, स्वीडन को, ग्रीनलैंड या फिर यूएसए को। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही, फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है। और दोस्तों साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि इसे 1000 झीलों का देश भी कहा जाता है। दोस्तों फिनलैंड में 1,68,000 झीलें हैं, तो इसलिए दोस्तों इसको झीलों की वाटिका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है, कोलकाता, मुंबई, कटक या इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है सी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही, भारतीय चावल शोध संस्थान उड़ीसा राज्य के कटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है,
आंसर दीजिए दोस्तों, लखनऊ में, कानपुर में, दिल्ली या फिर वाराणसी। अगर आपने आंसर दिया है कानपुर तो बिल्कुल सही। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों आपको यहाँ पर ये अंडमान सी दिख रहा होगा और यहाँ पे अंडमान आइलैंड। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे निकोबार आइलैंड है। दोस्तों निकोबार आइलैंड के ग्रेट निकोबार में दोस्तों भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि आपको ये रेड पॉइंट से दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट होगा, जो कि कहाँ पे स्थित है? ग्रेट निकोबार। या दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन ये दे देता है बड़ा निकोबार, तो ग्रेट निकोबार मिल जाए या बड़ा निकोबार मिल जाए तो उससे कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। और दोस्तों यही पूछा जाता कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो भारत का दक्षिणी बिंदु जो दोस्तों है वो तमिलनाडु राज्य के दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कन्याकुमारी को दोस्तों एक पॉइंट और याद रखिएगा कि कन्याकुमारी में अरेबियन सी और इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, अरेबियन सी, अरब सागर और इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, ये जो है दोस्तों कहाँ पे मिलते हैं? कन्याकुमारी, तमिलनाडु के दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी पे मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? दोस्तों इसको समझ लेते हैं। दोस्तों अभी इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही बताया था क्वेश्चन नंबर 9 पे, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पे अरेबियन सी, अरब सागर है, और दोस्तों यहाँ पे इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है। दोस्तों ये जो है तमिलनाडु राज्य है, और तमिलनाडु राज्य के दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी में अरेबियन सी, अरब सागर, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, ये तीनों जो हैं दोस्तों यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है कन्याकुमारी पॉइंट पे मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। जबकि सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु पूछा जाए तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पे स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है थारू, भोटिया, बोक्सा या जौनसारी? दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति 2011 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति है। दोस्तों ये जो जनजाति 2011 की जनगणना के अनुसार 9134 थी। ठीक है दोस्तों, 91,342 थारू जनजाति थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिहार में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इनमें से सभी? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है डी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। दोस्तों थारू जनजाति जो है बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन सभी राज्यों में पाई जाती है, और सबसे जो ज़्यादा जनजाति होती है थारू जनजाति वो बिहार में पाई जाती है। बिहार जो है दोस्तों थारू जनजाति के मामले में फर्स्ट नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे दोस्तों उत्तर प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, और तीसरे नंबर पे जो है दोस्तों वो उत्तराखंड है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाए कि उत्तराखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन पाई जाती है, तो थारू जनजाति पाई जाती है। लेकिन अब यहाँ पे 3 राज्य दिए हुए हैं, तो यहाँ पे 3 राज्यों के बारे में बताना है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो जनजाति है थारू जनजाति वो बिहार राज्य में निवास करती है। तो बिहार राज्य में 15,09,939 जो है वो थारू जनजाति के लोग रहते हैं, और उत्तर प्रदेश में दोस्तों 1,05,291 लोग जो है थारू जनजाति के लोग रहते हैं। और दोस्तों उत्तराखंड राज्य में 91,342 थारू जनजाति के लोग रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा सीक्वेंस से, बिहार में ज़्यादा जनजाति है थारू जनजाति की, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में, फिर उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है, बिग बैंग सिद्धांत निम्न में किसके उद्भव की व्याख्या करता है? हिमयुग, ब्रह्मांड, महासागर या स्तनधारी क्यों? दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत आ जाए या फिर महाविस्फोट सिद्धांत आ जाए, ठीक है दोस्तों, तो वो एक ही चीज़ है। और दोस्तों ये जो सिद्धांत है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौरमंडल तथा आकाशगंगा की उत्पत्ति से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा।
बिग बैंग सिद्धांत दोस्तों या महाविस्फोट सिद्धांत जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सुपरनोवा है एक ब्लैक होल, एक पुच्छल तारा, एक ग्रहिका या फिर एक मृत प्राय तारा। सुपरनोवा विस्फोट जब होता है तो उसके बाद जो तारा होता है वो डेड हो जाता है, या कह सकते हो कि मृत्यु की दशा को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से दोस्तों सुपरनोवा जो है वो एक मृत प्राय तारा की एक अवस्था है। ठीक है दोस्तों, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने वाली इकाई का नाम क्या है। कि तारों के जो मध्य है दोस्तों वो दूरी अगर ज्ञात करना हो तो कैसे दूरी ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए कौन सी इकाई का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए दोस्तों जैसे ये तारा है और इस तारे के बीच आपको दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, या फिर इस तारे से लेकर इस तारे के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो उसके लिए प्रयुक्त इकाई कौन सी होगी। प्रकाश वर्ष, गैलेक्टिक इकाई या कॉस्मिक किलोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने वाली इकाई प्रकाश वर्ष है। दोस्तों साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की गति से चली गई दूरी, एक वर्ष में चली गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर या फिर असम। आंसर दीजिए दोस्तों, वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है सी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है वो जम्मू कश्मीर है, जो कि अब दोस्तों ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया गया। दोस्तों आंसर दीजिए, राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया गया। अगर आपने आंसर दिया है 22 जुलाई 1947 तो बिल्कुल सही, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। भारत में राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, जबकि दोस्तों 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अपनाया गया, और दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, कृषि एवं पशुपालन संगठन, पर्यावरण संरक्षण व वन्य जीवों का संरक्षण, इनमें से सभी। दोस्तों आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दिया है डी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, कृषि एवं पशुपालन संगठन, पर्यावरण संरक्षण व वन्य जीवों का संरक्षण, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 51 में है, ये भी ध्यान रखिएगा। और दोस्तों कृषि एवं पशुपालन संगठन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 48 में प्रावधान है। और दोस्तों पर्यावरण संरक्षण व वन्य जीवों का जो संरक्षण है उसका जो प्रावधान है वो 48A में। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी याद रखिएगा। कृषि एवं पशुपालन संगठन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 48 और 48A में जो है दोस्तों पर्यावरण संरक्षण व वन्य जीवों का संरक्षण का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों। 19 है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, रूस से या फिर आयरिश से। दोस्तों आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दिया है डी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरिश या आयरलैंड से लिए गए हैं। दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों का जो वर्णन है वो भाग 4 में मिलता है। दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और दोस्तों भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। भाग 4 के 36 से 51 तक के अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वह विषय जो संघ, राज्य और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है पर उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, ये बताना है। ग्राम पंचायत को, राज्यसभा को, संसद को या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है सी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। वह विषय जो संघ और राज्य और समवर्ती सूची में शामिल नहीं होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। जो विषय संघ, राज्य और समवर्ती सूची में शामिल नहीं होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार या उन पर कानून बनाने की जो शक्ति होती है वो सिर्फ संसद को होती है।
ठीक है दोस्तों, और ऐसी जो शक्ति होती है वो अवशिष्ट विधायी शक्ति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मजदूर संगठन और शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है सी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। मजदूर संगठन और शिक्षा जो है दोस्तों वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों शिक्षा पहले दोस्तों राज्य सूची में थी, ठीक है दोस्तों, पहले दोस्तों राज्य सूची में शिक्षा थी, लेकिन दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया। तो दोस्तों ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया। दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने 21 महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपने कमेंट्स लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।